VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। रीवा को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपलाइन का काम 2 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन आज आलम यह है कि अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपलाइन के नाम पर काम करने वाली कंपनी ने शहर को अस्त व्यस्त करके रख दिया। निर्धारित समय सीमा में भी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपलाइन का काम रीवा नगर निगम द्वारा के स्पन कंपनी को दिया गया था। कंपनी के काम पर शुरुआती दौर से ही सवाल खड़े हो रहे थे। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी अब तक काम नहीं हो पाया है। हालत यह है कि जगह जगह सीवर लाइन के नाम पर गड्ढे खोदे गए हैं, सड़कें उखाड़ दी गई हैं। एक चर्चा यह भी है कि कंपनी काम छोड़कर भाग सकती है। पिछले दिनों रीवा नगर निगम प्रशासक संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने कंपनी को 31 मार्च तक पूरा काम करने की नसीहत दी थी, लेकिन जगह जगह खुदाई और मशीनों को खड़ा कर कंपनी द्वारा रास्ता विरुद्ध किया गया। धूल से शहर की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस मसले पर जब भी जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जाती है तो उनकी ओर से सिर्फ यही बात की जाती है कि हम सख्ती से काम करते हुए समय अवधि में काम पूरा कराएंगे। इस संबंध में कई बार रीवा नगर निगम कमिश्नर से शिकायत की जा चुकी है। कंपनी ने जब इस प्रोजेक्ट में काम शुरू किया था तब से काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने के स्पन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और विरोध भी किया था, लेकिन अब सरकार बन जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे मुद्दा शांत हो गया हो। उसकी चालू हो जाए, एक क्षेत्र का कनेक्शन हो जाए, उसी पर मतलब तेजी से काम चल रहा है। और चूँकि जिस क्षेत्र में वो कार्य चल रहा है उस क्षेत्र में और भी काम हो रहे थे। रोड का भी काम चल रहा है, उसी पर ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा था, वाटर सप्लाई और इसके भी काम थे। तो नेचुरल है कि लोगों को प्रॉब्लम्स काफ़ी अधिक हुई। कभी कभी इसके कारण भी हो जाती है कि उन्होंने उनकी पाइप तोड़ दी तो उसको वाटर सप्लाई एरिया में बंद हो गई। इस टाइप की चीज़ें आती हैं, बट उनका समाधान भी किया जा रहा है। सर, एक डेडलाइन दी गई है चालू करने की। देखिए, ये बात सही है और प्रोजेक्ट के लिए भी डेडलाइन थी और हम लोगों ने एक बार बीच में भी विजिट करके विचार करके ये निश्चित किया गया कि भाई लोगों के लिए पहले कम से कम एक एसटीपी तो चालू करो। उसको हम लोगों ने सोचा था 30 नवंबर तक जो है मतलब हो जाना था, किंतु बहुत सारे कारण उसमें आए जिसके कारण अभी वो हो नहीं गया है। हमारी सबकी कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी एक एसटीपी जो है वो चालू हो जाए। आपको जानकारी होगी कि प्रदेश में 2 या 3 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीते दिन शहर से दूर ग्रामीण अंचल में जो केंद्र हैं उनके लिए पेपर एवं कॉपी वितरित किया गया था। बता दें कि कॉपी पेपर थाने में रखे जाएंगे और परीक्षा के दिन ही सील बंद पेटियां खोली जाएंगी। आज तहसीलदार यतीश शुक्ला मार्तंड हायर सेकेंडरी की स्ट्रांग रूम वितरण केंद्र में पहुंचकर केंद्र का जायजा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों के में स्थित केंद्रों के लिए बीते दिन ही कॉपी पेपर वितरित कर दिया गया था, जबकि जिले के 24 केंद्रों के लिए आज कॉपी वितरित किया गया है। सर, आज ये क्या कार्रवाई आज क्या चीज़ें वितरित की जा रही हैं? ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की जा रही है, उसी की गोपनीय सामग्री का केंद्र अध्यक्ष वितरण हो रहा है यहाँ पर, जो कि आज शहरी क्षेत्र का वितरण हो रहा है। 24 केंद्र हैं जो इनमें परीक्षा होगी, उनका किया जा रहा है और 77 ग्रामीण केंद्रों का किया जा सकता है। संबंधित केंद्र अध्यक्ष अपने थानों में जाकर के। सर, कुल कितने संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं और किस तरीके से सुरक्षा की तैयारी की गई है? 21 टोटल संवेदनशील क्षेत्र केंद्र हैं उन पर की गई है और साथ में उनके लिए वहाँ पर केंद्र सहायक केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं जो प्रयास करेंगे परीक्षा। हाईवे में ओवरलोडिंग वाहनों के कारण एक्सीडेंट थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही भीषण सड़क हादसा हुआ जहां विश्वविद्यालय में कार्यरत लिपिक की तेज रफ्तार में से आते हुए ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई।
घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने गोविंदगढ़ मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे रास्ते में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क में एक भी ब्रेकर नहीं है, जिसके चलते वाहन तेज रफ्तार से आते हैं, जिससे कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। लिपिक के परिजनों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है और साथ ही मृतक की पत्नी को पेंशन भी दिए जाने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोग और परिजनों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन घटना स्थल पर नहीं पहुंचेगा, तब तक वे मार्ग को जाम किए रहेंगे। यहाँ पे मेरी मांग ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आए और इनकी जो 5 बच्चियां हैं और इनकी वाइफ है और बच्चे, 5 बच्चियों को भरण पोषण, वाइफ को उनकी पेंशन और प्लस बच्चे को अनपढ़ नियुक्ति में रखा जाए। ये सरकारी कर्मचारी थे, विश्वविद्यालय में लिपिक पे थे। यही है कि इनकी मांग पूरी की जाए, इन्हें न्याय दिया जाए। ये मांग है कि यहाँ पर ब्रेकर होना चाहिए और उनके परिवार वालों की तरफ से ये डिमांड है कि मृतक के लड़के को अनुकंपा नियुक्ति पर रखा जाए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा और उनके भरण पोषण का उचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि सरकारी कर्मचारी थे, पेंशन वगैरह तो उनकी समय से थोड़ा सा मिलने लगी। अभी कुछ आश्वासन दिया गया है लोगों को? नहीं, शायद विश्वविद्यालय प्रशासन से इन बात पर ये आ रहे हैं। वो भी स्पॉट पे इनका कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई नहीं आएगा तब तक हम बॉडी को नहीं उठाएंगे। अभी प्रशासन के द्वारा कोई शहर में चोर बेखौफ हो चुके हैं। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी चोर चोरी करने से नहीं कतराते। आज संजय गांधी अस्पताल में एक चोर को मोबाइल फोन चोरी करते लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और चोर की जमकर पिटाई करने लगे। अस्पताल में मौजूद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। चोर चार्ज में लगे फोन को चोरी करने की फिराक में था। उसने पहले ही लोगों ने उसे देख लिया। और आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में चोरी की घटनाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आए दिन अस्पताल से चोरी की वारदात सामने आती रहती हैं। रीवा शहर में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है। अतिक्रमणकारियों के कारण शहर की सुंदरता बिगड़ गई है। हालांकि नगर निगम के द्वारा समय समय पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती रही है। अतिक्रमणकारियों को हटाने का कार्य भी किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अतिक्रमणकारी हटाए जाने के बावजूद फिर से उसी जगह जाकर अतिक्रमण फैलाने लगते हैं, जहां एक बार फिर से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए पहल की है, जिसके तहत शहर के कमिश्नरी ऑफिस और शिल्पी प्लाजा से अतिक्रमण हटाया गया। बताया जा रहा है कि कमिश्नरी के सामने एक अतिक्रमणकारी ने रात्रि में उक्त स्थान पर गुमटी लगा ली थी, जिससे आज प्रशासन ने हटाया है। सिगरौली जिले के इतिहास में पहली बार सिगरौली जिले के किसानों के लिए राहत और मुनाफे की खबर आई है। असल में किसानों के लिए यूरिया खाद की पहली रैक आज सिगरौली जिले के बरगवा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। एक अनुमान के मुताबिक इससे जिले भर के किसानों को लगभग 35 से 40 हजार रुपए तक का फायदा पहुंचेगा। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ किसी बड़े अतिथि का स्वागत नहीं हो रहा है, बल्कि एक ट्रेन का स्वागत करने के लिए सारे अधिकारी ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ जमा हैं। यह नज़ारा है सिगरौली जिले के बरगवा रेलवे स्टेशन का। यह जहां पर सिगरौली जिला बनने के बाद आज पहली बार खाद की पहली रैक यूरिया के रूप में पहुंची है, जिसको लेकर के न सिर्फ अधिकारियों में बल्कि जिले भर के किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। असल में सिगरौली जिले में रैक की उपलब्ध न होने की वजह से 250 किलोमीटर दूर सड़क द्वारा परिवहन होता है, जिसकी वजह से यहाँ वही खाद 30 से 40 रुपया ज़्यादा कीमत पर किसानों को दी जाती है। इससे लगभग 35 से 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ किसानों के ऊपर से बढ़ जाता है। अब आने पर फायदा है, इसलिए कि जो मार्केट में दुकान पर धर लेते हैं वो जो 400 है वो 500 कीमत पर जाता है, तो वो 100 रुपये आप किसान के लिए बचत है। परेशान भी रहते हैं। यूरिया DAP है, ये सब में से ये एक बार में नहीं मिलता, 4 बार जाते हैं तो दिखाते हैं सब में से। जी, क्या नाम है आपका? समस्या तो अब होने। क्या नाम है आपका? शिव कुमार जायसवाल। अपने ज़िले में यूरिया करीब 16,000 मीट्रिक टन, इसमें सहकारिता और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। 16,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है
लगभग 7.5 से 8 हज़ार मीट्रिक टन के आसपास DAP की ज़रूरत होती है। अभी तक ये पूरा फर्टिलाइज़र रीवा और सतना रैक से और कभी कभी फूलपुर से बाय रोड आता है। यहाँ ये सुविधा हो जाने से किसानों को सही समय पे और पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। साथ ही साथ 250 किलोमीटर दूर से आने में कई बार समय पे नहीं पहुंच पाता था, अब वो पर्याप्त उपलब्धता हर समय किसानों को रहेगी। कितना अपने ज़िले में खरीफ में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की खेती होती है और रबी में 1,15,000 हेक्टेयर की खेती होती है। निश्चित रूप से यूरिया की रैक आ जाने से किसान बेहतर समन्वयन के साथ में बेहतर तरीके से और अधिक मात्रा में जो ज़रूरत होती है यूरिया का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही साथ और विभिन्न जो खादें हैं उर्वरक है उनका भी उपयोग करके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि निश्चित। अभी तक जिले में जो यूरिया और DAP की उपलब्धता होती थी, सतना और रीवा में रैक पॉइंट लगता था, उधर से इधर बाई रोड ट्रांसपोर्ट होकर आता था, या कभी कभी फूलपुर जो यूपी में है उधर से भी बाई रोड आता था। जनरली समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता था। जब रीवा सतना में 300 टन 400 टन एक गाड़ी में अपना जिला के आवंटन होता था, उसमें कभी 150 टन मिल गया, कभी 200 टन मिल गया, इतना ही हो पाता था। आज पहली बार जिला में यूरिया की रैक आई है, बरगवा में उतरा है। इससे 2 प्रकार की फायदा है। एक तो मान लीजिए मात्रा भी उपलब्ध हो जाएगी, प्राइवेट डीलर को भी, मार्कफेड के माध्यम से भी, सहकारी समितियां भी उसको जल्दी से ज़्यादा मात्रा गांव में रख सकते हैं। दूसरा जो परिवहन के लिए प्रति बोरी 30-40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता था, वो बच रही है। इससे जैसे मोटा कैलकुलेशन ये है कि इस रैक आने से ही 3000 टन इसमें आया है। ये 3000 टन से ही जिले में 35 से 40 लाख रुपया किसानों का बच रही, क्योंकि प्रति बोरी जो 30-40 रुपये बच रही वो सारा का सारा किसानों को ही फायदा है। और आगे और जैसा अभी चंबल के प्रतिनिधि बता रहे थे, मार्च में और एक रैक प्लान कर रहे हैं कि जिससे जो BDS दुकान जो बन गए हैं और जो खरीदी केंद्र बन रहे हैं, उन सब में भी अग्रिम भंडारण होने से खरीफ के लिए किसान को बहुत पहले से ही उसको अपना सोसाइटी पर गांव में ही उपलब्ध हो जाएगी, तो उपलब्धता बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जिले में जैसे शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराने गई प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत बकहो निवासी गुड़िया सिंह 34 वर्ष महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने चिकित्सालय प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि नसबंदी के दौरान उन्हें जो इंजेक्शन दिया गया था वह एक्सपायर हो चुका था। आज दोपहर को ही उसे बुढ़ार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर BK पटेल द्वारा नसबंदी की गई थी, जिसके बाद अचानक महिला की हालत खराब होने लगी और शाम होते ही बुढ़ार BMO व चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय शहडोल के लिए रेफर कर दिया। महिला की मौत की खबर के बाद परिजन बिफर गए और उन्होंने बुढ़ार BMO व चिकित्सालय प्रबंधन को महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराया। समाजसेवी KP सिंह शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने बताया कि जो दवाइयाँ दी गई हैं वो एक्सपायर थीं, इसी कारण महिला की मौत हो गई है। गौरतलब है कि बीते माह जिला चिकित्सालय के शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में 6 बच्चों की मौत हो गई थी। यह मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में रहा है। घटना के संदर्भ में प्रतिनिधि ने बताया गया कि नसबंदी के दौरान गुड़िया सिंह की हालत ज़्यादा बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रशासन के बारे में बताया था कि मैंने 17 तारीख को, ठीक 8 दिन पहले ही, जिस दिन नसबंदी शिविर का आयोजन बुढ़ार में हो रहा था, उसी दिन बता दिया था सभी को कि नसबंदी शिविर में भारी मात्रा में अनियमितताएं हो रही हैं, लापरवाही मैंने खुद देखी जाकर, और मैंने जाकर वहां रोक टोक भी की। उसके बाद स्ट्रेचर वगैरह निकाला गया और थोड़ी सी व्यवस्था दुरुस्त की गई। 8 दिन पहले ही मैंने चेताया था कि अगर इसको नहीं रोका गया तो निश्चित ये बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी, और कल गुड़िया सिंह की मौत मेरा मानना है इसी लापरवाही के कारण हुई है। और उस पर कहीं शिकायत लिखित किए थे? नहीं, मैंने कोई लिखित शिकायत तो नहीं दी थी। उस दिन मेरे कुछ कार्यकर्ताओं का फोन आया था, वो भी अपनी पत्नियों की नसबंदी कराने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उन्हें बताया कि यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं निकाले जा रहे हैं, जिनकी नसबंदी हो रही है उनके पति उनको गोद में उठा के नसबंदी के बाद शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में। तो मैंने उसी दिन ये प्रश्न किया था, वहां जाकर रोक टोक भी की, और मैंने ये प्रश्न किया कि इतनी जल्दबाजी में नसबंदी क्यों की जा रही है? क्या सरकार ने इतना बड़ा टारगेट दे रखा है नसबंदी करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में कि स्ट्रेचर के जरिए वार्ड में शिफ्ट करने के लिए भी समय नहीं है डॉक्टर्स के पास, BMO के पास? हाथ में उठाकर मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, इतनी लापरवाही बरती जा रही है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि जहां भारत आज हम विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं,
और सब जगह आधुनिकीकरण हो रहा है, वहाँ देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता, पर मुझको बहुत दुख होता है, बल्कि आज मैं इस दुख के कारण बोलना नहीं चाह रहा था, पर फिर भी बोलना मेरी मजबूरी है कि जहाँ आज हम आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं आज हमारी माताएं बहनें आज भी नसबंदी के कारण मर रही हैं, गर्भ के कारण मर रही हैं, डिलीवरी के समय मर रही हैं। ये केवल लापरवाही है। इसमें मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता, ये प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही है, लेकिन चूंकि सरकार का दायित्व है प्रशासन को कसना और अपने प्रबंधन को कसना, इसलिए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है ही है। और मेरी ये मांग है कि इसमें जो भी जिम्मेदार है, जिस डॉक्टर के कारण करिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जो डॉक्टर वहां पर ऑपरेशन में था, अगर उससे कोई गलती हुई है जांच की जाए। अगर उसने कोई लापरवाही की है, गैर जिम्मेदाराना रवैया उसका था, तो उसका निलंबन होना चाहिए। साथ ही अगर एक्सपायरी डेट की दवा अस्पताल में इस्तेमाल की गई है, तो ये तय होना चाहिए कि किसकी ड्यूटी थी कि वो ये चेक करे कि एक्सपायरी। स्वास्थ्य केंद्र में जो मौत हुई है महिला की, उसका क्या कारण था? उसका टीटी ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। महिला को ज़मीन पे लेटा दिया गया था ऑपरेशन करने के बाद, और उसको ठंडी जब लगने लगी, उसे एक्सपायरी डेट का सुनने में आया है कि एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया गया उसको, जिसकी वजह से उसकी हालत जब गंभीर हो गई तो उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहां ऑलरेडी क्या कहते हैं पहुंचते ही क्या कहते हैं वहां के डॉक्टरों ने बोला कि ये मृत हो चुका है। और जिला चिकित्सालय में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। पूर्व में भी 6 बच्चों की मौत हो चुकी थी और उस पर क्या कहते हैं शासन ने कार्रवाई की, जिसके उपरांत CMO वगैरह चेंज किए गए। और आज भी शहडोल ज़िले के अस्पताल की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो ये थी विंध्य क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरें। इसी तरह की हर खबरों के लिए रोजाना आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।